Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. और यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए हुए लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। आज जो हम ये वीडियो कर रहे हैं वो है एक्चुअली क्विक रिवीजन सीरीज से, ठीक है। और ये वीडियो है आयोनिक इक्विलिब्रिया पे। ये क्विक रिवीजन सीरीज का है आयोनिक इक्विलिब्रिया टॉपिक से, टॉपिक नंबर 3 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से। इस टॉपिक को हम एकदम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ याद रखें इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किए हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले एक वीडियो में। तो यदि आपने वो वीडियो मिस किया है इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में आपने वो वीडियो मिस किया है, ऊपर दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और साथ ही साथ हमारे रिवीजन ये प्लेलिस्ट में जाके, रिवीजन वाले पार्ट में जाके आयोनिक इक्विलिब्रिया ये टॉपिक में जाके आप उधर भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अलोंग विथ न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये जो टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इस वीडियो में साथ ही साथ लाइव प्रेजेंट हूं आपके लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे लाइव चैट में पूछ सकते हो, मैं तुरंत आपको आंसर दूंगी। और चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो इस टॉपिक का सबसे पहला सब टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो वाटर में ही जाते ही, जो वाटर के अंदर जाते ही दो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करते ही आयंस में जो डिसोसिएट हो जाए उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का है, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, मतलब पूरा वो कंप्लीटली वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। आप 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लेंगे तो आपको 10 H+ और 10 Cl- मिलेगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, जैसे एसिटिक एसिड। तो यदि आप इसके 10 मॉलिक्यूल लेंगे तो आपको 10 में से सिर्फ 3 ही सपोज आपको डिसोसिएटेड फॉर्म में मिलेगा, बाकी सब वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो ये है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आगे हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे डिफाइन होता है कि इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ total number of moles of electrolyte that dissociate into its ion when equilibrium is attained। मतलब कोई आपने सॉल्यूशन लिया है जिसमें आपने वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर में लिया है और वो किस हद तक डिसोसिएट होगा जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, मतलब अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड फॉर्म जब इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे तो वो किस हद तक वो डिसोसिएट हो रहा है उसको कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो अल्फा से डिनोटेड किया जाता है। दैट इज अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। और परसेंट डिसोसिएशन कैसे निकालोगे? जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको परसेंट डिसोसिएशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है एसिड्स एंड बेस। सो व्हाट आर बेसिकली एसिड्स एंड बेस? कैसे आप एसिड्स एंड बेस को डिफाइन कर सकते हो? तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग वे में एसिड्स और बेसेस को डिफाइन किया है। तो चलिए हम हर एक डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि एग्जाम में कभी भी कोई भी डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो पहला है अरेनियस थियरी के हिसाब से। तो अरेनियस थियरी के हिसाब से एसिड मतलब क्या? तो एसिड वो सब्सटेंस है जो H+ आयन देता है जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो अरेनियस थियरी के एसिड क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व करते ही आपको H+ आयन देगा, ठीक है, तो वो हुआ एसिड। बेस क्या है? बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होते ही OH- आयन देगा।
तो बेस मतलब कौन सा सब्सटेंस हुआ? बेस वो सब्सटेंस है जिसे आप वाटर में यदि डिसॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा? OH माइनस। तो ये अरेनियस का कॉन्सेप्ट हुआ एसिड और बेस के बारे में। नेक्स्ट है ब्रॉन्सेट-लॉरे थ्योरी। ये कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करता है, ठीक है, और बेस वो सब्सटेंस है जो H प्लस दूसरे सब्सटेंस से एक्सेप्ट करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे HCl प्लस NH3 का, जो जिसमें आप देख सकते हो कि क्या होगा, HCl एसिड है इसलिए O अपना H प्लस डोनेट करेगा और NH3 बेस है इसलिए O H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे HCl क्या हुआ? वो सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट कर रहा है, और NH3 क्या हुआ? वो सब्सटेंस जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए HCl एसिड हुआ, NH3 बेस। नेक्स्ट है लेविस थ्योरी। तो लेविस थ्योरी के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, आपको याद रखना है लेविस थ्योरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंट है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड हुआ, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या हुआ? बेस हुआ। तो जैसे कि NH3 प्लस AlCl3, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका AlCl3 है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो क्या हुआ? वो हुआ एसिड, और NH3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए वो हुआ बेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो एसिड बेस पेयर होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन का फर्क होता है, ठीक है, मतलब वो एसिड और बेस का पेयर जिसमें एक ही प्रोटॉन का फर्क है। जैसे कि HCl वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो देगा H3O प्लस, क्योंकि HCl एसिड है और वाटर यहाँ बेस है इसलिए वो एसिड को H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस Cl माइनस। तो इस तरह से HCl प्लस वाटर देगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ HCl और वाटर में एसिड कौन है? HCl, इसलिए एसिड 1 हुआ। अब यहाँ पे H3O प्लस और Cl माइनस में एसिड कौन है? H3O प्लस, क्योंकि इसके पास H प्लस है, इसके पास तो है ही नहीं, इसलिए H3O प्लस एसिड हुआ, तो ये एसिड 2 हुआ। अब ये दोनों में बेस कौन है? Cl माइनस, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला है तो बेस 1 हुआ। अब HCl और वाटर में बेस कौन है? H2O, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला है इसलिए बेस 2। तो आप देख सकते हो HCl और Cl माइनस, HCl और Cl माइनस एक एसिड बेस पेयर है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन का फर्क है, और वाटर और H3O प्लस दूसरा एसिड बेस पेयर है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क है। तो इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये हुआ HCl और Cl माइनस और H2O और H3O प्लस। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक मतलब डुअल नेचर। तो वाटर प्लेस अ डुअल नेचर, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी। ये डिपेंड करता है कि वाटर किसके साथ रिएक्ट हो रहा है। यदि वाटर बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो एसिड है, यदि वाटर एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो बेस है। तो इसलिए वाटर एसिड भी है और बेस भी, ठीक है। नेक्स्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस डिफाइन किया जाता है कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस रिस्पेक्टिवली। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka एंड Kb। तो एसिड की बात करोगे तो Ka है और बेस की बात करोगे तो Kb है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, ये डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है, उसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? Ka फॉर एसिड के लिए, एसिड के लिए बात कर रहे हैं, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इक्वल्स टू H प्लस Ha माइनस अपॉन Ha। तो मैं ये रिएक्शन लिख देती हूँ यहाँ पे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एसिड है Ha, इसलिए डिसोसिएट होके H प्लस प्लस A माइनस देगा। तो Ka दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। फॉर बेस का रिएक्शन लिखे तो ये देखिए BOH, ये बेस है इसलिए डिसोसिएट होके OH माइनस देगा। तो Kb, that is dissociation constant of base, is equal to the concentration of B plus into concentration of OH minus divide by concentration of BOH. Next है Oswald's dilution law.
ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो वीक एसिड और वीक बेस दोनों के लिए है। इसका डेरिवेशन आपको करना होगा, बट मैं फाइनल फॉर्मूले बताती हूँ जो डिराइव करने के लिए आते हैं या एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। तो वीक एसिड के लिए Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर V और Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C। इसको यदि आपको अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखना है तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन C और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन V। K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, K क्या हुआ, डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ फॉर एसिड, करेक्ट। फिर V मतलब वॉल्यूम, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा यहाँ के टर्म्स। सिमिलरली बेस के लिए आपको Ka को बस Kb से रिप्लेस करना है, तो Kb इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C और Kb इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट Kb इंटू V और अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट Kb अपॉन C, जहां Kb मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस हुआ। ठीक है, और बाकी सबका तो टर्म का मीनिंग एक ही है। नेक्स्ट है pH। pH मतलब क्या, तो pH इज डिफाइंड एज negative log to the base 10 of concentration of H plus ion concentration in mole per decimeter cube। तो ये देख सकते हो pH मतलब negative to the log base 10 of H plus ion concentration। तो pH क्या है, pH similar to POH is similar to pH, खाली फर्क ये है कि pH में H plus ion concentration देखना है और POH में OH minus concentration। तो POH is defined as negative log to the base 10 of concentration of OH minus ion concentration। तो POH is equal to negative to the log base 10 concentration of OH minus concentration। Now we'll see relationship between pH and POH। तो pH और POH का रिलेशनशिप क्या है, pH plus POH is always equal to 14। तो आपको सपोज बेस का pH निकालने को कहा, तो बेस का तो pH नहीं निकल सकता, बेस का तो POH निकलेगा, तो आप बेस का POH कैलकुलेट करोगे और फिर उसके हेल्प से ये फॉर्मूले में डाल के pH। सिमिलरली आप एसिड के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट चार टाइप्स के होते हैं। पहला सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हो, दूसरा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हो, तीसरा सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हो, चौथा सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बने हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट है NaCl, Na2SO4, NaNO3, KCl, KNO3। सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने वो है NH4Cl, CuSO4, NH4NO3, CuCl2। नेक्स्ट सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं वो है CH3COO, Na, KCN, Na2CO3। अब चौथा जो सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बने हैं वो है CH3COO, Na, NH4, NH4CN। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। सॉरी, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मतलब वो रिएक्शन जिसमें कैटायंस और एनायंस या फिर दोनों भी आयंस जो है सॉल्ट के वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ एसिडिटी या बेसिसिटी बनाने के लिए और कभी कभी न्यूट्रल भी होते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा सॉल्ट जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, डिसोसिएट होगा और उसके कैटायन या एनायन या दोनों भी आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर को एसिडिक बनाने के लिए या बेसिक बनाने के लिए या कभी कभी न्यूट्रल बनाने के लिए, उसको कहेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट के भी आपको सारे सॉल्ट जो है 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये सारे के हाइड्रोलिसिस का डेरिवेशन भी या थियोरी पार्ट आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो पीएच के चेंजेस को रजिस्ट करता है, जिसमें पीएच के चेंजेस नहीं होते। यदि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वाटर उसमें डाल दो तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा। आम सोल्यूशन में
जो कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं, जो बफर सॉल्यूशन नहीं होते, उनमें यदि आप एक ड्रॉप भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वाटर डाल दो, उनके पीएच में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, बट बफर सॉल्यूशन में नहीं आते। तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप का है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर मतलब वो सॉल्यूशन जो बना है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। बेसिक बफर मतलब वो बफर जो बना है वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको याद रखना है एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड, ठीक है। बेसिक बफर मतलब वीक बेस, बस यहाँ पे वीक एसिड विद सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस विद सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसका ये फॉर्मूला याद रखना है एसिडिक बफर के लिए, pH इक्वल्स टू, एसिडिक बफर इसलिए pH इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa कैसे कैलकुलेट करोगे, pK इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka, ठीक है। वैसे बेसिक बफर के लिए, बेसिक है इसलिए pOH कैलकुलेट करोगे, तो pOH इक्वल्स टू pKb प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, where pKb मतलब होता है माइनस टू द log टू द बेस 10 ऑफ Kb। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन की ये वाइड एप्लीकेशंस है। पहला इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्यों अप्लाई किया जाता है, क्योंकि पीएच ऑफ ब्लड इज 7.3 टू 7.4 और ये पीएच मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि इसमें पॉइंट से भी फर्क आ जाए तो हम डेथ तक जा सकते हैं, इसलिए सलाइन चढ़ाते हुए, इंजेक्शन चढ़ाते हुए बफर सॉल्यूशन दिया जाता है जिससे हमारे ब्लड के पीएच में चेंजेस ना आए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सॉल्ट, जो सॉइल होता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें बफर कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में, डाई में, इंक इंडस्ट्री में और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी बफर सॉल्यूशन ये कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। मेडिसिन में, कुछ मेडिसिन के प्रोसेसेस में बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या, वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस रेज्ड टू पावर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एट गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का रिएक्शन है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। एट इक्विलिब्रियम जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट होता है इन बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए आपको ये जो KSP है वो लिखना आना चाहिए। तो KSP को कैसे लिखोगे, ये आपका सॉल्ट का BXAY है, जिसे डिसोसिएट करोगे तो हो जाएगा XB रेज टू Y प्लस YA रेज टू X माइनस, करेक्ट। उसके बाद KSP में क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BY प्लस एंड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AX माइनस, VY प्लस को रेज करोगे X से कोफिशिएंट से और AX माइनस को रेज करोगे Y से उसके कोफिशिएंट से। नेक्स्ट है मोलार सॉल्युबिलिटी। मोलार सॉल्युबिलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड जो डिसॉल्व हो सकता है 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। कोई भी 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व होंगे उसको कहेंगे मोलार सॉल्युबिलिटी। तो मोलार सॉल्युबिलिटी दिया जाता है सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलार मास इन ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है, तो देखने के लिए आपको ये समझना होगा। तो BX into AY, that is BXAY is at equilibrium dissociates as XBY plus YAX minus। तो उसका KSP क्या हो जाएगा, KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, ये देखिए X into solubility of B, देखिए X into solubility of B raised to X, ठीक है, raised to X into Y solubility of A raised to Y। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये ऐसे आएगा X raised to X, Y raised to Y and SX plus Y। यदि आपको इसको एक प्रॉब्लम में मैं अप्लाई करके दिखाती हूं, जैसे AlOH3 में,
तो AlOH3 डिसोसिएट होगा Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस। तो ये X क्या हुआ आपका 1, यहाँ पे X क्या हुआ 1, Y क्या हुआ 3, इसलिए क्या हो गया 1 Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस। ठीक है, देख लिए होंगे आप ये X और ये Y, करेक्ट, इसलिए ये X रेज हुआ, ये Y रेज हुआ, क्योंकि ये Y था ये X था। समझ गए आप। अब KSP इज इक्वल टू, अब KSP मतलब क्या है, X रेज टू X मतलब 1 रेज टू 1 इंटू Y रेज टू Y मतलब 3 रेज टू 3 इंटू S x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 3, ये फॉर्मूला याद रखना, x रेज टू x, y रेज टू y, s x प्लस y। तो 1 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 3 इंटू s 1 प्लस 3। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे 27 मिल जाएगा, 3 का क्यूब 27 है और s रेज टू 4। तो ये हो गया आपका ये। तो इस तरह से आप कोई भी सॉल्ट का रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। तो कोई भी सॉल्ट को प्रेसिपिटेट होने के लिए फॉलोइंग कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। तो जब आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP, आईपी मतलब क्या है आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तब सोल्यूशन सैचुरेटेड होता है और सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं होता, बस एक इक्विलिब्रियम होता है। बट जब आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, तब सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होता है और इसलिए प्रेसिपिटेशन हो जाता है। बट जब आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, तब सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्या चाहिए, आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP। नेक्स्ट है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को रोका दिया जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन रुका दिया जाता है ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल के जिसमें कोई आयन कॉमन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन से। ठीक है, तो इसको कैसे बोलोगे, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट मतलब वो इफेक्ट जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन आप रोक दोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल के, जिस उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन कॉमन होना चाहिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में है। ठीक है, तो उसे कहेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And remember that you have to do hard work. Okay? Keep watching, stay tuned, and thank you for being with me.